बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। आज हम अहम मौज़ूआत की बात करेंगे, वो अहम टॉपिक जो सीएसएस या पीएमएस के हवाले से बहुत अहम हो सकते हैं। आपको जहाँ पे सीएसएस ऐसे की टेक्निक आनी चाहिए कि लिखना कैसे है, वहाँ पे ये बात भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि आपको जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरह तैयार हों, जिनको हम प्री ऐसे नोट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, ये एक बात ज़हन में रख लें कि ब्रॉडर टॉपिक्स का हमें आइडिया होता है कि कौन-कौन से ब्रॉडर टॉपिक से एसेज़ आ रहे हैं। यानी एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि इनका कोई कोर्स तो डिफ़ाइन नहीं है कि एसे का कोई कोर्स हम डिफ़ाइन कर सकें। लेकिन पुराने पेपर्स देख के ये अंदाज़ा लग सकता है कि ब्रॉडर टॉपिक्स क्या हैं, जो आम तौर पे आपके करंट अफ़ेयर्स में या सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, वही आपके जो टॉपिक्स हैं वो होते हैं। अब उन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स किस डायमेंशन से ऐसे आ सकता है, ये अब हम इसको सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक फेयर आइडिया देने के लिए हम बात करेंगे कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट ब्रॉडर एस्पेक्ट्स आपके अच्छी तरह तैयार होने चाहिए। आपने इन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई हो, इन पे सोचा हुआ हो और इनके बारे में अपनी एक ओपिनियन कायम की हुई हो। तो वो टॉपिक्स देखते हैं। मोस्टली ये पुराने पेपर्स देख के ही अंदाज़ा लगाया गया है। आप भी पुराने पेपर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। तो सोशल प्रोग्रेस इन पाकिस्तान कि क्या रिक्विजिट्स हैं, फिर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिफरेंट है, सोशियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। तो इनके हवाले से क्वेश्चन आते हैं। रिक्विजिट्स क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या हैं, इश्यूज क्या हैं। इस पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, इस पे आप तैयारी कर सकते हैं, इस पे आप टारगेटेड अपना रिसर्च कर सकते हैं। हाउ वर्ड्स चेंज योर लाइव्स, अल्फाज से आपकी ज़िंदगियाँ कैसे तब्दील हो सकती हैं। इसी टॉपिक को आप डिफरेंट तरीके से भी देख सकते हैं कि हाउ लिटरेचर चेंजेस योर लाइफ। तो जिस तरह ये 2020 में एक ऐसे आया कि व्हाई वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स। ये देख लें कि 1974 में जो ऐसे आया था द अरब वर्सेस इसराइल, ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। आजकल फिर इशू है, लेकिन अब डिफरेंट तरीके से है। उस टाइम तो शाह फैसल अरब को लीड कर रहे थे, सऊदी अरब को स्पेशली, और उस टाइम पे उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगाया हुआ था। अब हालात काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। अब सलमान बिन अब्दुल अजीज सॉरी मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, वो अब सऊदी अरब के फरमारवा हैं। अब उनके इश्यूज कुछ और हैं। अब जो मगरबी ताकतें हैं वो उस तरह पेट्रोल पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा ली हुई है। और दूसरा, अब सऊदी अरब में ख़ास तौर पे काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं। वहाँ पे कसिनो और उनका जो इकोनॉमिक प्लान है वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का है। और तीसरा ये है कि ईरान की जो इसराइल के खिलाफ एक जो उनका सख्त स्टैंड है, तो अरब जो हैं वो ईरान को ज़्यादा मुखालफत से देखते हैं। तो ये भी एक वजह है उनके दरमियान एक नई इक्वेशन की। और रिसेंट जो इसराइल का फ़लस्तीन में जो बम्बार्डमेंट है, जो एरियल अटैक्स हैं, वो भी काफ़ी इन हैं और उनके ऊपर आपको तैयार करना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी, इसके पीसफुल यूजेस क्या हैं, इसके रिपरकशंस क्या हैं, दुनिया में इसके हवाले से क्या हो रहा है। अच्छा, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की क्या रजीम है, क्या उसमें क्या एफर्ट्स हुई हैं, क्या ट्रीटीज हुए हैं। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसके अलावा और क्या एफर्ट्स हो चुकी हैं, फिर कैसे इंश्योर किया जाए कि ये पीसफुल यूजेस ही कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक। फिर ईरान की जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है वो क्या है। और फिर
इंडिया का यूएस के साथ क्या न्यूक्लियर डील हुई थी। तो ये टॉपिक है। फिर आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रूटीन या आपकी इंटरेस्ट से रिलेट करते हैं, ये भी ऐसे में आ सकते हैं जैसे द यूज एंड अब्यूज ऑफ लेयर है, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कर सकते हैं। बड़ा लाइट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंट टॉपिक है, इस पे अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, अगर आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा बेहतर है, तो इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप। फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, याद रखिएगा कि ये तमाम टॉपिक्स पुराने टॉपिक से ही ड्राइव किए गए हैं जो एसेस में आए हुए हैं। कि इंसान की शख्सियत में कौन से सोशल, साइकोलॉजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, इनको आप देख सकते हैं। टूरिज्म इन पाकिस्तान, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और टूरिज्म का क्या रोल हो सकता है पाकिस्तान को गुर्बत से बाहर निकालने में, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा करने में, पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट लाने में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने में टूरिज्म क्या रोल प्ले कर सकती है, इस पे भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। फिर सबसे अहम टॉपिक वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस है। वाटर क्राइसिस देख सकते हैं। वाटर क्राइसिस में फिर आप आके देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान में कौन कौन से रिजर्वायर्स हैं, कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी वो खो चुके हुए हैं, पाकिस्तान के लिए वाटर ज़रूरी क्यों है, और क्या क्या क्यों जो नए स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने की ज़रूरत है। फिर एनर्जी क्राइसिस क्यों है, इसके सोल्यूशन क्या हैं, काजेज क्या हैं, रिपरकशन क्या हैं, इन जितना भी जो इश्यूज है ना, जितने सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं जितने, उनके अपने तीन एस्पेक्ट पे ज़रूर देखना है कि उसकी काजेज क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। इस तरीके से आपने तैयार करना है। फिर इसमें मिलता जुलता टॉपिक है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसा कि सोलर है, जैसा कि हाइड्रो पावर है, जैसा कि विंड पावर है, उनके क्या फ़वाइद हैं और वो उनका क्या रोल है माहौल को आलूगी से बचाने में, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में क्या रोल है। फिर जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, जैसा कि थर्मल पावर है, इनका क्या नुकसान क्या है, और कितना ये महंगा पड़ता है और कितना नुकसान है, ये आप इस टॉपिक में देख सकते हैं। और इनका क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में क्या रोल है। कोविड 19 रिसेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप कर सकते हैं कि कोविड 19 की रीजंस हैं, इसके फिर इफेक्ट्स क्या आए हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी ओवरऑल साइकी पे क्या असर पड़ा, हमारी पर्सनैलिटीज पे क्या इम्पैक्ट आए। इसका जो इम्पैक्ट है बहुत अहम है। फिर हम इसके साथ कैसे रह सकते हैं, पैरेलल कैसे रह सकते हैं। फिर हमारे रिसर्चर्स को क्या इसमें करना चाहिए, दुनिया में क्या एफर्ट्स हो रही हैं, इसमें क्या इम्पैक्ट आया बिजनेस के ऊपर, और क्या इससे इसकी अच्छी चीज़ें, जिससे कोई इसका कोई सिल्वर लाइनिंग भी है कि इससे कोई हमने क्या लेसन लर्न किए हैं, क्या इससे हमने सीखा है, क्या हमने कुछ लर्न किया है यहाँ से। तो लेसन्स फ्रॉम दिस रिजीम, वो आप इसमें इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन का बहुत अहम टॉपिक है, एजुकेशन का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है। फिर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बड़ी बातें होती हैं, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है, इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। तीन एजुकेशन सिस्टम है, एक तो मदरसा सिस्टम है, एक उर्दू मीडियम है, एक इंग्लिश मीडियम है, तीन पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। तो क्या ये तीन क्लासेस पैदा कर रहा है, क्या ये क्लासिफिकेशन, क्या ये हमारे मुल्क में क्लास सिस्टम को अरूज दे रहा है। तो इसको कैसे हम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, इसके अंदर रिफॉर्म्स क्या क्या होनी चाहिए, इसको इसको एम्प्लॉयमेंट से कैसे लिंक करना चाहिए, एजुकेशन का रोल क्या है, करेक्टर बिल्डिंग में, नेशनल बिल्डिंग में क्या रोल है। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ को एजुकेशन कर लें, थोड़ा सा ये मिस हो गया। को एजुकेशन के क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, फिर औरतों के लिए सेपरेट इदारे होने चाहिए या को एजुकेशन होनी चाहिए, इस टॉपिक पे पूछा जाता है। हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इसकी इल्स एंड हर्डल्स एंड होप्स क्या हैं, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसकी फिर ये प्राइवेटाइज्ड हो गई है, अक्सर जगहों पे हायर एजुकेशन जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई है, तो उसका क्या नुकसानात हैं, क्या उसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में एक अच्छा खासा आपको तैयारी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। फिर कोविड का एजुकेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट है, ये भी बहुत अहम है कि कोविड से एजुकेशन कितनी सफ़र किया है और इसको कैसे निकाला जाए
इस सिचुएशन से। आगे आते हैं गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के क्या कंपोनेंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। यूएनडीपी के मुताबिक गुड गवर्नेंस के 8 कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उनके ऊपर फिर आप पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ द टॉपिक ऑफ द एसे, फिर रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, और गुड गवर्नेंस कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो गवर्नेंस की सूरत हाल क्या है, क्या पाकिस्तान में गवर्नेंस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस है, अगर नहीं है तो फिर इसको बेहतर कैसे किया जाए। फिर करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी है, उसका क्या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, उसको कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर सबसे अहम इशू जो है वो है वुमेन राइट्स का, जेंडर इश्यूज हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, फेमिनिज्म, इसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। वुमेन राइट्स इन इस्लाम, स्टेटस ऑफ वुमेन इन दी वर्ल्ड है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन दी इन पाकिस्तान है, सोशियो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज फॉर वुमेन इन पाकिस्तान है। फिर वुमेन को जो राइट्स इस्लाम ने दिए हैं और जो राइट वेस्ट ने दिए हैं उनका आपस में क्या कंपैरिजन है, तो इनको आप देख सकते हैं। और ये बहुत कॉमन एसेस जो हैं वो आते हैं वुमेन राइट्स के हवाले से। याद रखिए, मैं एक और बात आपको वजाहत कर दूं कि आपने जब एक टॉपिक को तैयार करना है तो ज़रूरी नहीं कि उसको आपने हर सब टॉपिक के अंदर उसी तरह ही फिट कर देना है, ऐसा नहीं होता। आप अपने टॉपिक समझना है और टॉपिक के बारे में अगर आप समझते हो कि रेलेवेंट लिख सकते हैं तब आपने वो टॉपिक चूज करना है। तो ब्रॉडर टॉपिक अच्छी तरह तैयार होना चाहिए और उसको आप देख लें कि इसके बारे में मुख्तलिफ ऐसे पहले कैसे आए हुए हैं। मोस्टली ये भी एक मैं आपको बात बता दूं कि मोस्टली ऐसे टॉपिक्स रिपीट भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे हैं जैसे कि वो हूबहू रिपीट हो सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस, कुछ ऐसे जो हैं वो थोड़ा सा चेंज होकर रिपीट होते हैं। मसलन ये जो टॉपिक है हाउ वर्ड्स चेंज आवर लाइफ, ये 2020 में डिफरेंट तरीके से आया कि वाई डू वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ। तो ये डिफरेंट तरीके से ये ऐसे है। इसी तरह एक और ऐसे है कि डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डोंट मूव टुगेदर, ये 1983 में भी आया है और अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले भी ये ऐसे आया है। इसी तरह एक और कोटेशन है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, वो भी काफी दफा रिपीट हुई है। तो मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दफा रिपीट हो। आपने मेंटली ये प्रिपेयर होकर जाना है कि अनसीन टॉपिक आएगा जिसके ऊपर आपने ऐसे अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन आम तौर पे 10 टॉपिक्स में से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है। अगर आपकी तैयारी इन लाइंस पे हुई हुई है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम ग्लोबलाइजेशन, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके ब्राइटर साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसको आप देख सकते हैं। इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है, सोशल ग्लोबलाइजेशन क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, तो फ्यूचर क्या है इसका। ये बड़ा कंप्रिहेंसिव टॉपिक है, इस पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग सबसे अहम टॉपिक है और ये आता रहता है, काजेज इफेक्ट्स एंड द वे फॉरवर्ड। इफेक्ट्स क्या हैं, एफर्ट्स क्या हैं, फिर इसमें ग्लोबल कम्युनिटी की क्योटो प्रोटोकॉल है, फिर इसमें कोपनहेगन अकॉर्ड है, और बहुत सारी एफर्ट्स हुई हैं। फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या आए वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से, कौन से ममालिक जो हैं इसमें सीरियस नहीं लेते इसको, उनके क्या इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट दरमियान में आ जाते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने में क्या इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट आ जाते हैं। फिर कोविड का ग्लोबल वार्मिंग से क्या ताल्लुक है, क्या कोविड की वजह से कोई ग्लोबल वार्मिंग में बेहतरी हुई है इस सिनेरियो में या नहीं हुई है। इन चीज़ों को देखा जा सकता है। क्लाइमेट चेंज ओवरऑल क्या है, इसका पानियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वाटर रिसोर्सेज पे क्या इम्पैक्ट आया है, तो फ्यूचर क्या है इससे, और हमें क्या क्या इकदाम करना होंगे, हमें किस तरह अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। फिर आ जाते हैं पॉलिटिकल इशूज इन पाकिस्तान, ये भी बहुत अहम है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी, होप्स, हर्डल्स, काजेज ऑफ फेलियर, प्रॉस्पेक्ट्स, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये तमाम टॉपिक्स में बहुत अहम है। फिर डेमोक्रेसी के एसेंशियल्स क्या हैं, क्या लिटरेसी इसका एसेंशियल है, फिर इसमें कैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का कल्चर जो है वो परवान चढ़ाया जाए, क्या डेमोक्रेसी इन द थर्ड वर्ल्ड, इन द थर्ड वर्ल्ड क्या एक पनेशिया है फॉर ऑल इकोनॉमिक एंड सोशल इल्स, क्या जमहूरियत ही तमाम हमारे मसाइल का हल है या नहीं है। इस पे बात की जा सकती है। ये इस टॉपिक को इस तरह भी तैयार करेंगे इन डायमेंशन में।
फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट लॉज हैं। पाकिस्तान में ये कभी तक क्यों सिस्टम नहीं आ सका, इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, इससे क्या बेहतरी आएगी, और बाहर की दुनिया में क्या है, इसके ऊपर भी बहुत आपको तैयार करना चाहिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, प्रोविंसेस के आपस में इख्तिलाफात क्या क्या हैं, एथनिसिटी है, इसका नेशनल इंटीग्रेशन से क्या ताल्लुक है, वाटर कन्फ्लिक्ट क्या है अमंग दी प्रोविंसेस, ये बहुत अहम है। फिर एनएफसी को इसमें देखा जा सकता है, नेशनल फिनांस कमीशन। फिर हर सूबे को किस तरह ये जो रिजर्वेशन हैं छोटे सूबों की अगेंस्ट पंजाब दी बिग ब्रदर, तो उसको कैसे हल कर सकते हैं। इसी से टॉपिक मिलता जुलता हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। इससे हम बात भी कर चुके हैं लेक्चर नंबर गालबन 13 में या 12 में, तो आप देख सकते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस के बारे में। फॉरेन एड ए कर्स और ब्लेसिंग। फॉरेन एड क्या लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है फॉरेन एड के हवाले से, इनको आप देख सकते हैं। ऑल सोशो इकनॉमिक इशूज कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान, इनकी एक लिस्ट बनाए और सबको तैयार करना है आपने, जिसमें करप्शन है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, इन्फ्लेशन है, और बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। वो तमाम आपने लिस्ट बना के तैयार करनी है, तमाम सोशल इकनॉमिक इशूज जो हैं, पॉलिटिकल इश्यूज की भी लिस्ट बनाएं, उनको भी तैयार करें। ऑल इकनॉमिक इल्स कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान, जैसे इन्फ्लेशन है, करप्शन है। फिर इसमें आप इकनॉमिक टर्म के ऊपर आपकी काफ़ी पता, इतना ज़रूर आपको आइडिया हो, अगर आप इकनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं रखते तो आपको बेसिक डेफिनेशन का ज़रूर पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है। जो टर्म्स आप रूटीन में देखते हैं, अपने आर्टिकल में पढ़ते होंगे, करंट अफेयर में देखते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि वो हैं क्या। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, और इसके अलावा ये तमाम आपको इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो तमाम आपको पता होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। फूड बास्केट क्या है, तो और फिर आपको जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी आप रिसर्च करें कि वो क्या क्या हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, स्टेट बैंक की क्या पॉलिसीज हैं, और प्रिंटिंग ऑफ करेंसी का क्या ताल्लुक है इन्फ्लेशन के साथ, और बहुत सारे। इसको जितना आप डीप चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। हाउ टू मेक आवर कंट्री रिच कंट्री, ये एक कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। इसमें आप एग्रीकल्चर को डाल सकते हैं, एग्रीकल्चर का क्या रोल है, इसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना जीडीपी में ये हिस्सा डालती है, कितनी वर्क फोर्स इसमें इन्वॉल्व है, और किस तरह ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, किस तरह लाइफ स्टाइल को सपोर्ट करती है, किस तरह हम इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं। एग्रो टेक्निकल एजुकेशन का जिक्र यहाँ पे ज़रूरी है कि एग्रो टेक्निकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या रोल अदा कर रही हैं टू प्रमोट एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। फिर जो प्रोविंशियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमारी इकानमी इसी भी बेस करती है, तो हम इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं। इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, टूरिज्म को कैसे, नहीं, हर वो आइडिया जो आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा हो सकता है और पाकिस्तान एक अमीर मुल्क बन सकता है। पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज, टैक्स कल्चर प्रमोट करने की ज़रूरत है, टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाए, ये तमाम आइडियाज आप इसमें दे सकते हैं। हाउ टू मेक आवर कंट्री रिच कंट्री, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, प्रमोटिंग टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे फ्लड आया 2010 में, 2005 में अर्थक्वेक आया कश्मीर वाली साइड पे, तो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, हमारी डिजास्टर के बारे में प्रिपेयर्डनेस कितनी है, ये बहुत अहम टॉपिक है। इसको आपने, इसमें रोल ऑफ एनडीएम में आ जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं। पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, होप्स एंड हर्डल्स, इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर दी हर्डल्स इन दी वे ऑफ पाकिस्तान, ये 2011 में ऐसे आया था। इसको आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आज़ाद रियासत है, अगर नहीं है तो क्या क्या हर्डल हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। ये एक बड़ा अच्छा इससे आप लिख सकते हैं, इस पर तैयारी कर सकते हैं। न्यू प्रोविंशियल डिबेट,
ये आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये हमने इस पे एक लेक्चर दिया हुआ है, जिससे मैंने पहले बताया, डिजिटल रेवोल्यूशन, हाउ, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या वे फॉरवर्ड है, और ये पाकिस्तान में कहाँ तक पहुंचा है, इसकी स्पीड क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन, जो दुनिया अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रही है, डिजिटल रेवोल्यूशन जो आ रहा है, उसके उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पे, उससे करप्शन में कैसे कमी वाक़या होगी, उससे गवर्नेंस सिस्टम कैसे बेहतर होगा, और उससे अकाउंटेबिलिटी कैसे बेहतर हो सकती है। तो ये इसी में ये टॉपिक्स आते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है कि इसको कैसे इंश्योर किया जाए, और इसको इंश्योर करना क्यों ज़रूरी है, और ये डेमोक्रेसी के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके ऊपर क्या ये अनलिमिटेड होनी चाहिए, या इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, उसका आप हवाला देंगे, उसने तो बहुत सारी इसमें एक्सेप्शन क्रिएट की हुई हैं, इसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो क्या ये पाबंदियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये तमाम जो है स्पेक्ट्रम पे बात हो सकती है। इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर ऑन आवर लाइफ, एज ए रीडर, एज ए राइटर, क्या इम्पैक्ट होता है। टूरिज्म के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक कर्स और ब्लेसिंग, आईटी की क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आईटी के फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं। आपने हर चीज़ के ब्राइटर साइड भी देखनी है, और डार्कर साइड को भी जहन में रखना है, अगर है उसकी। सी पैक के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये रिसेंट टॉपिक है। पाकिस्तान एंड दी कश्मीर का, पाकिस्तान का क्या रोल है। पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया, पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इसके प्रॉस्पेक्ट्स, इसका जो है इसकी प्रोज एंड कॉन्स, सोशल मीडिया के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर जनरेशन गैप क्या है, एक्स जनरेशन क्या है, वाई जनरेशन क्या है, जी जनरेशन क्या है। फिर जनरेशन जो है, कौन सी जनरेशन प्लानिंग कर रही है कौन सी जनरेशन के लिए। अब एक और ये डिबेट है कि जो जनरेशन पॉलिसी मेकिंग लेवल पे बैठी हुई है, ये है पुरानी जनरेशन। अब दौर है टिकटॉक का, सोशल मीडिया का, और मुख्तलिफ किस्म के सोशल मीडिया ऐप्स का। तो जो जनरेशन इनको बारे में पॉलिसी बनाती है, वो जनरेशन ये समझ नहीं पा रही कि ये कैसे दौर चेंज हो रहा है, बदलते हुए दौर को, तकाज़ों को समझ नहीं रही। और वो जो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो इस मौजूदा दौर से हट के बनाते हैं, और उससे कैसे फ्रस्ट्रेशन फैल रही है यूथ में, या सोशल मीडिया को हम इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट को कैसे हाईलाइट किया जा सकता है, सोशल मीडिया को कैसे आप इसके बेहतर फायदे से फायदा उठा सकते हैं। फिर क्या मौजूदा जनरेशन ठीक कर रही है, या उसको अ, अपने रवैये पे सोचने की ज़रूरत है। तो ये बहुत अहम और इंटरेस्टिंग मौज़ूआत हैं, जिन पे आप लिख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के बारे में बात हो सकती है कि हाउ टू इंश्योर इन पाकिस्तान, हाउ टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, हाउ टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात हो सकती है, रिसर्च हो सकती है। जो लीगल बैकग्राउंड रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं कि अहम केसेस क्या हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का क्या रोल है, और अब मौजूदा पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो कैसा है, क्या वो ठीक काम कर रहा है। कोर्ट्स में जो कितने केसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, दे आर येट टू बी डिसाइडेड। एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये आप देख सकते हैं कि कितना इसमें इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसकी फेलियर्स क्या हैं, इसके सक्सेसेस क्या हैं, क्या ये दुनिया में ग्लोबल पीस लाने में कामयाब हुई है। ये बहुत अहम टॉपिक है, ये इंटरनेशनल लॉ का भी टॉपिक है, करंट अफेयर का भी टॉपिक है, और ये ऐसे का भी टॉपिक हो सकता है। क्या दुनिया से हम थर्ड वर्ल्ड वार की प्रॉस्पेक्ट खत्म कर पाए हैं, क्या दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत अहम टॉपिक है, और ये आपको अब यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि ये जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं, मोस्टली ये करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक्स हैं, या दीगर ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी कुछ टॉपिक्स मिलते जुलते हैं, वहाँ से भी ये लगता है कि ये उनसे रिलेट करते हैं।
तो यूएन की जो परफॉर्मेंस का एनालिसिस है ये बहुत ज़रूरी है, इसकी पूरी अप्रेजल आपको पता हो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी ग्रिप हो इस टॉपिक पे। कॉलोनियल मेंटालिटी एज पार्ट ऑफ आवर गवर्नेंस सिस्टम, इसके ऊपर आप रिसर्च करें कि क्या ये हमारी अ, जो नेशनल प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक रही है, या जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। ब्यूरोक्रेसी का इंप्रेशन ये है कि हर काम को इतने रूल्स के साथ और इतना वो कॉम्प्लेक्स कर देती है कि काम जो है वो लटक जाता है। तो ये मेंटालिटी ठीक है या नहीं है, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, क्या छुटकारा पाया भी जा सकता है या नहीं। वो क्या रोल है ब्यूरोक्रेसी का गवर्नेंस सिस्टम में, सिटी लाइफ वर्सेस कंट्री लाइफ, क्या कौन सी लाइफ बेहतर है, प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और इनका आपस में कंपैरिजन क्या है, कौन सी लाइफ बेहतर है। अफगानिस्तान में पीस प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या अफगानिस्तान में अमन होगा, क्योंकि अभी यूएस ने अनाउंस किया है कि वो 11 सितंबर से पहले पहले विड्रा कर लेगा 2021 में। तो यानी 9/11 की जो 20वीं जो 2 डेकेड पूरे होने से पहले पहले वो वहाँ से विड्रा कर जाएगा, या 11 सितंबर उनकी डेडलाइन है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, पाकिस्तान का क्या रोल है फिर पीस को इंश्योर करने में अफगानिस्तान में। ये बहुत अहम टॉपिक है, ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अहम है। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल होता है नेशनल डेवलपमेंट में। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात शायद पहले हो चुकी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हमने की है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में क्वेश्चन इस तरह कहते हैं कि इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो अगर लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, इसका क्या रोल है, फ्रीडम ऑफ प्रेस किस तरह लिंक है डेमोक्रेसी के साथ, जमहूरियत के साथ। ये जो कोटेशन है ये आप पढ़ लें, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू दैट्स योर राइट टू से इट। ये कोटेशन कोई काफ़ी दफ़ा ऐसे पेपर में रिपीट हुई है, और सेम इसी तरह ही रिपीट हुई है। तकरीबन 71 से लेकर 2021 तक ये कोई मेरे ख्याल में 5 से 6 दफ़ा शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या इससे भी ज़्यादा दफ़ा ये रिपीट हुई। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको क्रैम कर लें, क्रैम मटेरियल आपके लिए नहीं इतना ले सकता, लेकिन इसको बहरहाल आप ज़रूर इसको एक दफ़ा तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं है। बट ऐसे जो क्रैम्ड एसेज होते हैं वो, क्योंकि उसमें आप की जो एनालिसिस है वो अगर उसमें आप इनकॉर्पोरेट ज़्यादा कर लें और अपनी ओपिनियन ज़्यादा दे दें तो ये भी अच्छा हो सकता है। बट इसमें आपको ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो लिखने का स्कोप है, एक्सपेरिमेंट की हद तक आप इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसका फैसला कर सकते हैं कि इसको आपने कैसे करना है। बट ये ज़रूरी नहीं कि हर साल ही रिपीट हो, असल तो ऐसे इस तरह रिपीट नहीं होते, बट ये काफ़ी दफ़ा ये जो कोटेशन है रिपीट होती रही। इट लिंक्स विद द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिर ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं जितनी दुनिया फेस कर रही है, दुनिया के अंदर जितने प्रॉब्लम हैं, जैसे कोविड-19 है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे वाटर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, फिर इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ये तमाम के तमाम आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी जो है, दुनिया में फूड सिक्योरिटी क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, कैसे हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, कैसे आप फूड प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा सकती है, कैसे हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्योर फूड का सोर्स है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के ऊपर ही हमारा लाइफ स्टॉक डिपेंडेंट होता है। तो फूड जहाँ जहाँ अफ्रीका में फूड इनसिक्योरिटी है उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। पीस इज द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम एंड पीस, इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आए हैं, ये भी आपको तैयार होना चाहिए। इस्लामियात में भी ये टॉपिक आ सकता है। इस्लामोफोबिया क्या है, इसकी आजकल बात होती है, दुनिया क्यों इस्लाम से खौफजदा है, और एक अभी टेररिज्म को इस्लाम के साथ लिंक करने वाली जो बातें हैं वो किस हद तक गलत हैं और क्यों गलत हैं, और इस्लाम का मैसेज क्या है, पीस का कितना इस्लाम ने पीस का मैसेज दिया है। तो इसमें इसको आप इसके ऊपर आप टॉपिक तैयार करेंगे। इस्लाम एंड साइंस, प्रॉब्लम्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ये बहुत अहम टॉपिक है, इस्लामियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। मुस्लिम उम्मा कह लें, मुस्लिम वर्ल्ड कह लें,
रोल ऑफ पाकिस्तान एज ए लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड क्या है। फिर यूनिटी क्यों नहीं हो सकी मुस्लिम वर्ल्ड में, क्या यूनिटी हो भी सकती है या नहीं हो सकती। फिर इसमें जो ईरान और अरब कन्फ्लिक्ट है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। फिर मुस्लिम वर्ल्ड के इशूज क्या क्या हैं, सेक्टेरियनिज्म है, मिलिटेंसी है, क्राइसिस हैं। जैसे अब मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे इशूज चल रहे हैं, कश्मीर है, फ़लस्तीन है, यमन है, सीरिया है, लेबनान है, अफगानिस्तान है, वहाँ पे इशूज चल रहे हैं, उनका आपको एनालिसिस होना चाहिए। अच्छा जी, इन इश्यूज को आप यूएन के फेलियर्स के साथ या सक्सेसेस के साथ भी लिंक कर सकते हैं। ओआईसी का रोल क्या है, ओआईसी क्यों एक इनइफेक्टिव इदारा बन के रह गया है, अरब लीग का क्या इसमें मैंडेट है। तो ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं इस तरीके से, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, नेशनल इंटीग्रेशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम इसको इंश्योर कर सकते हैं। और अ, इसमें फिर बलूचिस्तान इशू भी आ जाएगा, इसमें दीगर इशूज भी आ जाएंगे, कैसे हम एक नेशनल इंटीग्रेशन को इंश्योर कर सकते हैं फॉर गुड ग्लोबल पॉलिटिक्स, चेंजेस इन रीजनल ब्लॉक्स। ये जो अभी रिसेंट चाइना और रशिया रीजनल ब्लॉक्स बनाने की तरफ जा रहे हैं और यूएस और इंडिया आपस में करीब हो रहे हैं, तो इसकी इसकी कंटेक्स्ट में भी बात हो सकती है। इसके ऊपर फर्दर आप स्टडी करें। ये जो नोट याद रखें कि ये लिस्ट इंक्लूसिव है, हमने आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं बताए और ना शॉर्टकट्स रिकमेंडेड हैं। आप मेहनत करें, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये मेजर मैंने टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और जो मैंने बयान कर दिए हैं आप कंप्रिहेंसिवली इसी इन्हीं एंगल पे मोस्टली जो हैं वो एसेज आते हैं। और इस इतना एक तैयारी कर लें और इसमें इंटरेस्ट लेके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इन पे आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो जैसा कि मैं ये कहता रहता हूँ कि सीएसएस की तैयारी आप हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया करें कि इससे आपका नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। पीएमएस और सीएसएस की तैयारी के साथ आपके नॉलेज में भी इजाफा होना चाहिए और आपको खुद लगना चाहिए कि अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस मुल्क की अंदर एक अहम ओहदे को संभाल सकता हूँ। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके नॉलेज को भी इन्हांस करेंगे, इनके ऊपर आप स्टडी करें, इनके मुख्तलिफ डायमेंशन को स्टडी करें और इनके ऊपर ही ऐसे नोट्स तैयार करें ताकि आपकी ऐसे पेपर की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। हम अगले लेक्चर में एक अटेम्प्टेड ऐसे जो है वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा।